So hi there, I welcome you all in this video lecture series of synthesis। तो हमारा ये लास्ट वीडियो लेक्चर है सिंथेसिस का, जिसमें हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि जब दो सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे तो उसको जोड़ने के बाद हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक, इससे पहले वीडियो में हम लोग जो भी है दो सेंटेंस मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा सिंथेसिस जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा बोल रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, बता रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस इन वाक्य क्या होता है, इन वाक्यों में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लास, मतलब क्या दो प्रिंसिपल क्लास होंगे तथा वे एक दूसरे पे जो है पूर्ण रूप से आश्रित ना होकर तो क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब दो सेंटेंस दिए रहेगा, उसको कंबाइन करना होगा। लेकिन जब कंबाइन करने के बाद हम कैसे पता चले कि हम जो है कर लिए है, कंपाउंड सेंटेंस में फॉर्म कर दिए उसको बोलने पढ़ने के बाद आपको जब सेंटेंसेस मिलेगा तो कंजंक्शन के तोड़ने के बाद बीच से कंजंक्शन के आपको किसी सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा उसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे महेश इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। मनीष जो महेश जो क्या है गरीब है लेकिन क्या है वो ईमानदार है। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन है इसके बाद हम देखें मनीष इज पुअर, मनीष पुअर है। अब इसके बाद क्या है ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है। तो दोनों सेंटेंस क्या है अपने आप में क्या है पूर्ण है, किसी को डिपेंड नहीं पड़ रहा है कि इस पे जाने कि इसका अर्थ पूरा हो, ऐसा कुछ है नहीं, पूरा क्लियर है। इसको और ठीक से समझने के लिए आप मेरा पहला वीडियो देखिए सिंथेसिस का। वहाँ पे मैंने तीनों सेंटेंसेस मतलब कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड को एक्सप्लेन किया है और अच्छी तरह से। तो इसमें हम बस यही समझ रहे हैं अभी तक कि इसमें क्या होता है, दो प्रिंसिपल क्लास होते हैं। जो दो प्रिंसिपल क्लास होते हैं तब उसे कंपाउंड सेंटेंस कह देते हैं सिंपली। ठीक है, तो देखिए हमारा कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे अगला एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग, हेमा इज सिंगिंग। राम खेल रहा है और हेमा क्या है गा रही है। तो इसका कैसे कंबाइंड किया है, इसका क्या है राम इज प्लेइंग एंड हेमा इज सिंगिंग। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस कैसे मानो कि मैंने कर दिया या फिर वो नहीं हुआ, सिंपल सेंटेंस नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं हुआ, कंपाउंड ही हुआ। तो यहाँ पे इस बात को समझने के लिए मेरे पहले वीडियो को आप देखो या फिर मैं उसी स्लाइड पे आपको लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे बताऊंगा कैसे पहचानोगे कि हाँ ये कंपाउंड हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पहला स्लाइड है वीडियो लेक्चर सीरीज का, सिंथेसिस सीरीज का पहला ये हमारा क्या है जो है लेक्चर है, जिसमें मैंने बताया था कि इस कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था उस दिन। तो ये बताया था कंपाउंड सेंटेंस which is made up of two or more than two principal class known as compound sentence and these are connected with coordinating conjunctions। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज दिख जाएगा सेंटेंस में, कंबाइंडेड सेंटेंस में, तो समझ लो कि तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या है, तो मैंने बताया था उसको तरीका याद करने के लिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं पता है तो आपको क्या करोगे, तुम फैन बॉय याद करो। फैन बॉय क्या होता है, FANBOYS, फैन बॉयज हो गया। वो कंजंक्शन F फॉर होता है, F फॉर एंड होता है, N फॉर नॉर होता है, बट और ये मतलब ये सब कंजंक्शन जो है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। समझे, मतलब इन्हीं तीनों का यूज, जो भी पांचों हैं इसका यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया प्रीवियस बात है। अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। हाँ देखो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अब बता रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग क्लास मतलब कंजंक्शंस, रिलेटिव वर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन, बात वही हुआ के प्रयोग से बनता है। तो मैंने इसी बात को बताया कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, समझे। आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए तीन तरह की विधि का यूज करते हैं। मतलब ये हमारे तीन तरह, पहले क्या है, पहला है हमारा कंजंक्शन का यूज करके हम कंपाउंड बना सकते हैं। रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके भी हम कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। इस बात को हिंट भी किया गया है। पहले आप देखो क्या कह रहा है कि देखो कोऑर्डिनेटिंग क्लास मतलब कंजंक्शंस, रिलेटिव वर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग से क्या कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। लेकिन हम बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे सिंपली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझेंगे सब इजी वे में आप। जैसे हमारा पहला शुरुआत करते हैं कंजंक्शन का यूज करके हम कैसे हम बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। बोल रहा है कि यूजिंग कंजंक्शंस, ठीक बोला है। कंजंक्शन के दो जो है वर्ड्स सेंटेंस को या वर्ड्स को कंबाइन करता है कंजंक्शन।
जिसमें जो है कंजंक्शन को आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सीरीज में, वो अभी चल रहा है, उसको जाके आप देखें। उसमें जब आएगी कंजंक्शन की बारी तो बताएगा आपको कंजंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं। उसमें सब जो भी कंजंक्शन पढ़ेंगे आज का कुमुलेटिव एडवर्सेटिव सब बनाया जाएगा। लेकिन आज हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो सिंथेसिस देखते हैं। तो देखिए क्या बता रहा है, थोड़ा इसको इरेज करते हैं। पहले हमारा कंजंक्शन आता है कुमुलेटिव कंजंक्शन। इसका यूज करके हम कैसे कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसको समझने के लिए संचयी संयोजक कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है, इसमें एक एक्सेप्टेंस की बात होती है। ठीक, मतलब एक चीज एक क्वालिटी या एक चीज दो आदमी लोग रखते हैं। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए इस तरह समझो कि आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, एंड ही इज ए पेशेंट, वो क्या है, मरीज है। तो कैसे कंबाइन करोगे इसको, आई एम ए डॉक्टर एंड ही इज पेशेंट, सिंपली हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। कैसे पता चला कि हाँ ये मैंने कंपाउंड में ही बनाया है, तो मैंने बताया अभी क्या करो तुम, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करो। कैसे करो याद, फाइन वाइज BOYS, ठीक, F फॉर एंड ठीक, N फॉर क्या था, नॉर्थ था, जो भी था देख लेना, B फॉर बर्ड था, उसी तरह Y फॉर एट था, S फॉर सन था। तो यहाँ देखोगे तुम कि ए हमारा क्या क्या एंड यूज किया गया है। तो जब एंड यूज किया गया मतलब क्या, ये कंपाउंड सेंटेंस है हमारा, समझ गए। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। उसी तरह यू आर लेजी, यू आर स्टूपिड, तुम लेजी हो, तुम स्टूपिड हो। तो इसको कैसे किया गया, यू आर बोथ, तुम दोनों हो, क्या हो, लेजी एंड स्टूपिड, तुम लेजी भी हो और स्टूपिड हो, दोनों हो। मतलब क्या हुआ, कुमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखो, अब बताया गया है। क्योंकि हम कुमुलेटिव कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या इसके कौन कौन से कंजंक्शन इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, इसका PDF में बता दूंगा आपको। एंड आता है एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड, एज वेल एज आदि जो है कंजंक्शंस आते हैं। ये कंजंक्शन का यूज कुमुलेटिव कंजंक्शन में करते हैं। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस मिलेगा हमको जोड़ने के लिए, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, कुमुलेटिव कंजंक्शन करके दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। लेकिन कंजंक्शंस का यूज हम समझते हैं, एंड का यूज क्या करते हैं, जब दो चीजें होती है उसको जोड़ना होता है एंड लगा के और लगा करके। मतलब क्या, जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एंड लगा करके जोड़ते हैं, लगा करके। उसी तरह एज वेल एज वहां जोड़ते हैं हम लोग, जब एक ही क्वालिटी के साथ कोई और एक्स्ट्रा मिल जाता है उस व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में, तो हम वहां पे एंड एज वेल एज का यूज करते हैं। और बोथ एंड का यूज वहीं करते हैं जहां पे हमें एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु के बारे में दो क्वालिटी बताई जाती है। और बोथ का यूज वैसे ही करते हैं जैसे यहाँ पे किया गया है, बोथ मतलब दोनों। तो दोनों क्या, क्वालिटी दोनों, लेजी एंड स्टूपिड। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, जब कोई एक चीज पे फोर्स करना हो। ठीक, जैसे कोई क्वालिटी है और उस पर फोर्स करके बताना हो कि बस यही नहीं वो भी का, जैसे कि मैंने जैसे एक आदमी है, उसकी क्वालिटी ये है, तो उसके अलावा और उसके बाद मतलब अच्छा आदमी है, तो उसकी बड़ाई करते क्या करते हैं, बड़ाई लोग करते हैं कि वो अच्छा ही नहीं है, ईमानदार भी है। तो ही इज नॉट ओनली क्या, ऑनेस्ट बट आल्सो, ही इज नॉट ओनली ए गुड मैन बट आल्सो गुड मैन और जेंटलमैन बट आल्सो ए ऑनेस्ट मैन। तो इस तरह से जब एक ही व्यक्ति की बड़ाई की जाती है, दो क्वालिटी बताई जाती है, तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर सकते हैं हम। कुमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत ये सब आते हैं। आगे देखते हैं, हमारा बताया जा रहा है नेक्स्ट की हाँ, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज कहाँ कर सकते हैं। एडवर्सेटिव का कंजंक्शन का यूज वहाँ करते हैं जब हमें विरोधाभास का फील मिले। जब सेंटेंस को पढ़ने के बाद दो सेंटेंस पढ़ो और वहां पे तुम्हें विरोधाभास का फील मिले, मतलब क्या, उड़पड़ांग हो गए पढ़ने के बाद, नहीं होना चाहिए वैसा, फिर भी हो रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यू आर टायर्ड, यू वांटेड टू कंप्लीट योर होमवर्क, योर वर्क, मतलब तुम थके थे, तुम चाहते थे कि क्या कंप्लीट कर ले अपने कार्य। तो इसमें विरोध क्या, हमारा थका हुआ है तो आराम करेगा, लेकिन मजबूरी क्या है, उसको कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यू आर टायर्ड स्टिल, फिर भी यू वांटेड टू कंप्लीट योर वर्क, तुम करना चाहते थे। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे और थोड़ा क्लियर होगा। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। आई एम ऑनेस्ट, मैं क्या ईमानदार हूँ। तो विरोधाभास क्या फिर हो रहा है कि पुअर लोग क्या ईमानदार नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या फिर भी है। तो इस तरह इसको कैसे जोड़ा गया,
आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एडवर्सेटिव का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भी यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं वो कंबाइंड होकर कहाँ जा रहा है, ये कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है कंबाइंड होकर के। तो इस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। यदि इसी सेंटेंस को आपको बोल दिया जाए कि आप सिंपल सेंटेंस में फॉर्म करो, क्योंकि मैंने सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस बता दिया गया है, और क्वेश्चन में बोर्ड में ये नहीं पूछा है कि अब इसको इस तरह के सेंटेंस को बस हम कंपाउंड ही बना सकते हैं, और भी कुछ कंजंक्शंस बताए थे आपको, वहां पे आप यूज करके बना सकते थे। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन का यूज किया, हमारा बट आता है, स्टिल आता है, ओनली, येट, नेवरदलेस, हाउएवर जो है, इस तरह के कंजंक्शन का यूज कहाँ देखने को मिलता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन में मिलता है। अब इसका यूज कब करेंगे हम इन कंजंक्शन का, जब दो सेंटेंस को पढ़ने के बाद विरोधाभास का फील मिले तब। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का यूज कब करते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब क्या होता है, वैकल्पिक संयोजक, वैकल्पिक संयोजक, ठीक है। इसमें कब करते हैं, जब अल्टरनेट मतलब विकल्प का होता है फील, जैसे अन्यथा, ठीक, ना तो ना, या तो या, इस तरह का विकल्प का फील मिले जैसे पढ़ने के बाद। जैसे ये लिखा है, यू मस्ट स्टडी हार्ड यू विल फेल, तुम जरूर मेहनत करो कठिन, तुम फेल हो जाओगे। मतलब क्या, तुम मेहनत करो नहीं तो क्या, अन्यथा क्या फेल हो जाओगे, ठीक। तो ना मेहनत करने का विकल्प क्या मिलेगा हमारा, मेहनत फेल हो जाओ या फिर क्या, मेहनत करो। तो विकल्प का फील हो रहा है, मिल रहा है आपको, दो विकल्प है आपके पास, या तो मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ। इस तरह से गो देयर वर्क लेट, वहां जाओ और देर तक काम करो, ठीक। तो क्या हुआ, इसको कैसे किया है, वहां जाओ या क्या करो, तुम देर तक कार्य करो, वहां जाओ या देर तक कार्य करो, दोनों में चेक करो, विकल्प का फील मिल रहा है यहाँ पे। तो विकल्प का जहां भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको सेंस मिले तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। और अल्टरनेटिव कंजंक्शन में और क्या क्या आते हैं, अदरवाइज आता है, और आता है, ये दोनों का यूज कर दिया गया यहाँ पे, दोनों एग्जाम्पल में। और आइदर और आता है, या तो या, नाइदर नॉर आता है, नीदर नॉर इधर और भी कहते हैं। तो इस तरह के जब सेंटेंस मिलेंगे आपको कि जो ऑप्शन का फील्ड मिले आप पढ़ने के बाद, तो इन कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक। आता है हमारा नेक्स्ट, ज्यादा हम इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि उतना वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स की तरह कंपाउंड सेंटेंस उतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी हो जाता है ये। आगे चलते हैं, हाँ, रिलेटिव कंजंक्शंस, परिणाम सूचक संयोजक। तो इस हिंदी से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, सेंटेंसेस में जो दिया रहेगा क्या, रिजल्ट का सेंस मिलेगा। ही कॉपीड द आंसर, कॉपी किया आंसर का। इफ ही रिबक्ड, तो इसको कंबाइंड कैसे किया है, ही कॉपीड द आंसर सो ही वाज रिब्यूक्ड, मतलब क्या, इसलिए क्या वो डाटा गया, समझे। तो क्यों डाटा गया, क्योंकि वो क्या कॉपी किया था। तो इस तरह से जब परिणाम का फील मिले आपको सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद, तो हम रिलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस कैसे बन जाएगा हमारा, रिलेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे जब सेंस क्या मिले, परिणाम का मिले तब। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, आई कैन नॉट राइट इट इज वेरी, दूसरा क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसको कंबाइंड कैसे किया है कंपाउंड सेंटेंस में, आई कैन नॉट राइट, मैं नहीं लिख सकता, फार, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये क्या है, बहुत कठिन है। तो रिलेटिव कंजंक्शन का यूज कहाँ कर सकते हैं, परिणाम का सेंस मिले तब। तो यहाँ समझ भी सकते हो लॉजिकली, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि कठिन है, तो परिणाम का बोध हो रहा है हमें। तो यहाँ पे और कौन कौन से कंजंक्शन यूज किए जाएंगे, देखो, देयर आएगा, फॉर आएगा और सो आएगा, आदि वर्ड आते हैं रिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नोटिस करने की बात है, देखो, येट का यूज कोऑर्डिनेटिंग तथा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब दोनों कंजंक्शन में होता है येट का यूज। लेकिन सिंपल पता कैसे करोगे किस में होगा, आल दो के साथ या दो के साथ येट का यूज होता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखो, आल दो या दो आ जाए और उसके साथ येट आ जाए तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये सब दो आल दो नहीं आए और बस केवल येट रहे तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड हो जाता है, समझे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं इजीली। जैसे इसको और अच्छे समझने के लिए येट वाला यहाँ पे तुम आओ, आई एम पुअर बट आई एम क्या, ऑनेस्ट, समझे। यहाँ पे कंपाउंड हुआ है, क्यों है, क्योंकि बस यहाँ पे ये भी कर सकते हो, आई एम पुअर येट आई एम ऑनेस्ट, तो ये क्या कंपाउंड हो गया हमारा। लेकिन आल्दो के साथ ही येट लग जाए तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं। रिलेटिव एडजेक्टिव का द्वारा रिलेटिव एडजेक्टिव का यूज करके भी हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे रिलेटिव एडवर्ब, पहला क्या होता है रिलेटिव, जैसे हाँ देखो रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, वेयर, व्हेन, हाउ आदि का यूज करके भी कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लियर होगा, हमारा थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं उतना। देखो देखो यहाँ पे ही वेंट टू शिमला, शिमला को ही डिड ट्रेकिंग देयर, वो क्या है वहाँ पे ट्रेकिंग किया वहाँ पे। तो वहाँ कब किया, फिर कहाँ किया, शिमला में किया। तो इसको कैसे करोगे, एडवर्ब प्लेस का फील दे रहा है। देखो वेयर जो है हमारा जो आया है हमारा एडवर्ब प्लेस वाला, एडवर्ब प्लेस को डिटरमाइन करता है वेयर, उससे पहले वो प्लेस आता है। तो वेयर किसके लिए यूज किया गया है, शिमला के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे समझो वेयर ही वेंट टू शिमला, वो है शिमला हो गया। वेयर ही डिड ट्रेकिंग, वो वहाँ जो गया ट्रेकिंग किया, ठीक। तो कहाँ किया, शिमला में किया। तो वेयर क्या हो गया हमारा एडवर्ब प्लेस है ये, ठीक है। अगला हमारा है आई वेंट टू स्कूल लेट, मैं स्कूल को देर से गया। मैं टीचर पनिश्ड मी देन, तब मेरी टीचर ने क्या मुझे पनिश किया। तो कैसे इसको कंबाइन किया है, माई टीचर पनिश्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे पनिश किया तब, व्हेन आई वेंट टू स्कूल लेट, जब मैं स्कूल को देर से गया तब पनिश किया। समझे। तो इसको क्या समझे तुम, बस ये समझो कि सेंटेंसेस को अपने शब्दों में कंबाइन करो बोल करके, जस्ट उसको एक साथ फिर ट्रांसलेट करके लिख दो, सिंपली तुम्हारा हो जाएगा। इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज करके हम जोड़ सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे क्या होता है, हु, विच, ठीक, दैट, हुम आदि। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव, हाँ देखो यहाँ पे रिलेटिव एडजेक्टिव, ये गलती हो गया था, ठीक, एडजेक्टिव ना सही है, यहाँ पे एडवर्ब भी होगा क्योंकि ये क्या है एडवर्ब टाइम एडवर्ब प्लेस, ठीक है। हाँ ये ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा इसमें क्या होता है, हु, विच, दैट, हुम, इन सब का यूज करके क्या कर सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कैसे, आई मेट ए गर्ल, मैंने एक लड़की से मिला, शी वाज लेम, वह क्या थी, लंगड़ी थी। तो इसको कैसे बनाया गया है, आई मेट ए गर्ल हु वाज लेम, जो क्या थी, लंगड़ी थी। आगे चलते हैं, ही हैज ए स्मार्टफोन, उसके पास एक स्मार्टफोन है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसको कैसे कंबाइन किया है, शी हैज ए स्मार्टफोन, उसके बाद कॉमा लगाया है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, जो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके हम बता सकते हैं। प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है बताओ, नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है, जिसके लिए वह आया है जस्ट उसके बाद। तो ये फोन के लिए कौन आया है, विच आया है, तो उसके बाद लगा है। उसी तरह गर्ल के लिए क्या आया है, हु आया है, तो उसके बाद लगा है। रिलेटिव प्रोनाउन के वहाँ करते हैं जो वर्ब या नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं जिसके लिए वो आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके भी हम कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको कुछ दिक्कत हुआ, कंफ्यूजन सा लग गया, क्योंकि मैंने इसको उतना इलस्ट्रेट ठीक से नहीं किया, क्योंकि बहुत ईजी है, इसको बिना नियम कानून जाने आराम से इजीली कर सकता है कोई भी, ठीक। लेकिन मैंने जितना हो सके मतलब ट्राई किया बताने का पूरे ठीक चीज़ को समझाने के लिए। इसके बाद भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बताओ, कोई स्पेसिफिक टॉपिक इसमें है उसको फिर से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसको बताएंगे, फिर नया वीडियो चालू करेंगे जो भी होगा टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।